हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप लोग। सबसे पहले बेटा आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप 8th क्लास से 9th क्लास में आ चुके हो। एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस बाय द हानी ट्यूटोरियल्स। बेटा मेरा नाम विपिन वर्मा है और मैं आप लोगों को बेटा 9th क्लास में बेटा सोशल साइंस पढ़ाऊंगा। तो बेटा सबसे पहले मैं एक बार बता दूं आपको, एक तो वही लेवल बढ़ गया है ना। अब पहले आप 8th क्लास में थे, हम कह सकते हैं आप लोग छोटे थे बहुत ज्यादा। अब 9th क्लास हम कह सकते हैं आप बड़े हो चुके हैं। 9th 10th अगले साल आपको बोर्ड का एग्जाम देना है। तो 9th क्लास में बेटा जैसे ही आप हो, हम कह सकते हैं आपका एक सब्जेक्ट मतलब आप एक क्लास अपर हुए हो, उसी तरह से हम कह सकते हैं आपका एक सब्जेक्ट बेटा जो है सोशल साइंस में बेटा नया इंट्रोड्यूस हुआ है बेटा, उसका नाम है इकोनॉमिक्स। वो है बेटा आपका इकोनॉमिक्स जो यूनिट 4 के अंदर है। तो बेसिकली बेटा जो हम लोग आपको पढ़ाएंगे, हमारा जो पढ़ाने का तरीका होगा वो बेटा मैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का मतलब होता है क्या है, हम एक यूनिक तरीका है जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। दिस इज काइंड ऑफ वीआईपी तरीका बाय द विपिन वर्मा सर। तो बेटा इस टॉपिक में है क्या, फ्लो चार्ट के अंदर जो भी चीज होगी, जो भी कंटेंट होगा, जो हम लोग पढ़ाएंगे आपको पूरा का पूरा क्या करेंगे, उसको डिटेल्ड में समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो और आपको कोई डाउट अराइज ना हो। क्योंकि सोशल को पढ़ना बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है अगर देखा जाए, अगर उसको इंटरेस्ट से पढ़ाया जाए। अगर उसको हम विद द हेल्प ऑफ स्टोरी, विद द हेल्प ऑफ विजन या विद द हेल्प ऑफ कई सारी फोटोज इंट्रोड्यूस करके पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो थोड़ा आपको अट्रैक्टिव लगेगा। पर अगर नॉर्मल अगर वैसे अगर देखा जाए तो उसमें पढ़ना ही बड़ा बोरिंग है। क्योंकि अगर आपकी क्लास में हम कह सकते हैं, अगर आप जो हम लेक्चर आपको दे रहे हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अगर वो अट्रैक्टिव नहीं होगी, आप बोलोगे ठीक है सर, तो इसको बोले जा रहे हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हमें उस चीज को सबको ध्यान रखते हुए हम लोग बेटा आपके सामने एक नया हमने मैं कह सकता हूँ एक नया कॉन्सेप्ट जो है फ्लो चार्ट का जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है। तो दिस इज काइंड ऑफ अ फ्लो चार्ट, जिसमें बेटा एक फ्लो चार्ट मैंने बना रखा आपको। तो इसमें आपको दिख ही रहा होगा, आप आसानी से क्लैरिफाई कर सकते हो कि आपकी 9th क्लास में बात करें सोशल साइंस में, तो बेटा आपके पास टोटल 4 यूनिट्स हैं बेटा। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 बेटा। यूनिट नंबर 1 में अगर बात करें तो बेटा इसमें हिस्ट्री है आपकी। यूनिट नंबर 2 में बेटा आपकी ज्योग्राफी है। यूनिट नंबर 3 में आपकी पॉलिटिकल साइंस है और यूनिट नंबर 4 बेटा आपकी इकोनॉमिक्स है। अगर हम बात करें, आप लोग हिस्ट्री, फिजिक्स, सिविक्स ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, क्लास फर्स्ट से हम कह सकते हैं, क्लास 5 से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, आपको कई सारे नॉलेज है। पर अगर हम बात करें मेरा नया सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, बेटा इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। अब ये इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 10th में भी, 11th में, 12th में अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में जाओगे, आपको इन फ्यूचर में अगर आप बिजनेस करोगे, बिजनेस एनालिसिस करोगे, कुछ भी करोगे, तो आपको एक मतलब इकोनॉमिक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और इकोनॉमिक्स आपको रियल लाइफ में बहुत जगह पे यूज होगा। और हम बात करते हैं इकोनॉमी का मतलब है हमारे आसपास का पर्यावरण, जो हमारे आसपास की सराउंडिंग है, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, किस तरह से लोग ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, उसके बारे में बेटा। तो बेटा एक बार स्टार्ट करता हूं मैं चैप्टर वाइज, टोटल कितने टोटल चैप्टर्स हैं, उनके क्या क्या नाम है, फिर बेटा हम स्टार्ट करेंगे एक एक टॉपिक करके कैसे कैसे क्या पढ़ना है। तो बेटा स्टार्ट विद सबसे पहले बेटा मैं नए टॉपिक से स्टार्ट करता हूं जो आपका इकोनॉमिक्स है बेटा। तो इकोनॉमिक्स में बेटा टोटल आपके 4 चैप्टर्स हैं। इकोनॉमिक्स में आपके टोटल 4 चैप्टर हैं बेटा। पहला है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ये पालमपुर विलेज है, उसके बारे में कहानी है, उसके बारे में। सेकंड है बेटा पीपल एज ए रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद थर्ड चैप्टर बेटा पॉवर्टी एज ए चैलेंज, एंड उसके बाद बेटा फोर्थ चैप्टर इज फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। बेटा दिस इज बेसिकली आज इंट्रोडक्शन वीडियो, आज इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें बेसिकली बेटा बताना चाहता हूँ आपको मैं क्या क्या आपके कोर्स में कितना आपको पढ़ना है। क्योंकि हमें ब्लूप्रिंट पता होना चाहिए, हम कोई भी काम करते हैं तो हमें सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस कितना है और हमें उसमें क्या क्या पढ़ना है, ताकि हमें क्लैरिटी हो कि हम कितना पढ़ना है, हमें कितना नहीं पढ़ना। उसके बेटा स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री की बुक का नाम बेटा आपका इंडिया एट ए कंटेम्पररी वर्ल्ड वर्क। तो उसमें बेटा फर्स्ट टॉपिक जो है वो आपका बेटा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। उसके बेटा सेकंड चैप्टर आपका सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। उसके बाद नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। उसके बाद फॉरेस्ट सिक्योरिटी एंड कॉलोनियलिज्म। उसके बाद बेटा पेट्रोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, एंड लास्ट इज पीसेंट एंड द फार्मर। तो बेटा ये हम कह सकते हैं टोटल 6 चैप्टर्स हैं आपके हिस्ट्री के अंदर बेटा, और आपके 4 चैप्टर्स हैं बेटा इकोनॉमिक्स के अंदर। आइए बेटा पढ़ते हैं आगे यूनिट 2 के ऊपर ज्योग्राफी।
बेटा आप जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो आप हाथों हाथ लिखते रहना, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम लोग लिखते हैं ना हमारी क्लैरिटी अच्छी हो जाती है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छी होती है, क्योंकि कई सारी बातें हम लिखते लिखते समझ जाते हैं, लिखते लिखते ही पढ़ जाते हैं। और कुछ जो बातें होती हैं वो जो मैं आपको बताऊंगा तो वो आपके माइंड में पूरी तरह से उतर जाएगी, आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी बेटा। तो बेटा सेकंड जो यूनिट है उसका नाम है बेटा ज्योग्राफी। उसमें पहला चैप्टर कौन सा बेटा, इंडिया साइज एंड लोकेशन। उसके बाद है बेटा फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। उसके बाद बेटा ड्रेनेज सिस्टम, देन क्लाइमेट, देन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, एंड द लास्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज पॉपुलेशन। बेटा पोल साइंस, इसमें टोटल आपके 6 चैप्टर्स हैं। अगर इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के बेटा टोटल 6 चैप्टर हैं। पर जो नए चैप्टर जो नई बुक इंट्रोड्यूस हुई है उसका नाम बेटा इकोनॉमिक्स, उसमें सिर्फ टोटल 4 ही चैप्टर हैं। ठीक है, वो सिंपल टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत मजा आएगा बेटा पढ़ने में। कोशिश करूंगा मैं आपको अपने तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, हर चीज़ को मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्लास बहुत इफेक्टिव बने और आपको हर चीज़ बेटा समझ में आए। आओ बेटा स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 पॉलिटिकल साइंस। इसमें बेटा आपके पास टोटल 6 चैप्टर्स हैं। पहला है बेटा डेमोक्रेसी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। उसके बेटा व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी। थर्ड इज बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। देन द फोर्थ इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, देन द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एंड द लास्ट इज डेमोक्रेटिक राइट्स। तो बेटा हम कह सकते हैं ये टोटल हमारे टोटल 4 यूनिट्स थे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, जो मैं बेटा आपको पढ़ा चुका हूँ। तो बेटा सबसे पहले आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है बेटा, जल्दी से आप लोग उसको लिख लो, फिर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, जल्दी से एक बार स्टॉप लिख लो। देखो बेटा, जो हमारा बेटा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है हम कह सकते हैं बेटा वो है बेटा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले बेटा मैं जो भी आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगा फ्लो चार्ट जो बेटा बनाएंगे, सबसे पहले आप लोग उसके साथ साथ बनाते रहना ताकि आपको कोई तरह की दिक्कत अराइज ना हो, क्लैरिटी हो। तो बेटा फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हम बात करें, एक तरह का रिवॉल्यूशन हुआ जहाँ पे हम कह सकते हैं क्रांति हुई फ्रांस के अंदर। तो फ्रांस के अंदर एक किंग था, उसके ऊपर उन लोगों ने क्या करा, बगावत करा। किंग ने कुछ ऐसी एक्टिविटी करी जिससे लोगों को लगा कि यार हमारे पे आक्रमण होने वाला है। तो उन्होंने क्या करा बेटा, फिर एक किले के ऊपर क्या करा, उन्होंने अटैक किया। तो ऐसी एक स्टोरी है बेटा। तो सबसे पहले बेटा एक बार आप लोग फ्लो चार्ट बनाओ, इस टॉपिक में हमें कौन कौन से टॉपिक कर रहे हैं उसके बाद बेटा हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले लिखो बेटा फ्लो चार्ट बनाओ। फ्रेंड मैं जैसे से लिख रहा हूँ बेटा आप लोग उसी तरह से आप लोग लिखते रहो ताकि हम उसके बाद अब उसको मैं आपको डिस्कस करूंगा। जो भी मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट बना रहा हूँ दिखाऊंगा कैसे बनता है फ्लो चार्ट अब आपको, जो हमारा तरीका है वीआईपी तरीका, जिसमें हम आपको एक अच्छे से सिंपल तरीके से पढ़ाएंगे बेटा। जल्दी से आप बेटा आप लोग लिखो मेरे साथ साथ, मैं लिख रहा हूँ बेटा, लिखो।
कोई बड़ा पॉलिटिकल चेंज लाने के लिए। एक बार बेटा सारे फ्लोचार्ट बनाओ तो फिर बताऊंगा। बहुत इफेक्टिव, बहुत अच्छा तरीका है जिसमें मैं आपको सारी चीजें बेटा क्लियर होगी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। एक एक पॉइंट, एक एक हम कह सकते हैं आपको हर चीज याद हो जाएगी, आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं सब बता के चलूंगा कि आपको एनसीईआरटी में कौन से पेज पे कौन सी चीज लिखी हुई है, कौन से पेज पे कौन सी चीज लिखी है। और जो मैं आपको बताऊंगा बेटा बहुत इफेक्टिव होगा। जल्दी से बेटा लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसको लेके। देखो बेटा, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन बेटा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा हम बात करें फ्रेंच की बात क्या है बेटा, यहाँ पे बेटा फ्रांस की बात हो रही है, क्योंकि फ्रेंच एक कंट्री नहीं है, फ्रांस एक कंट्री है, ठीक है, जो कहाँ पे बेटा यूरोप के अंदर। तो एक कंट्री है यूरोप के अंदर जहाँ पे है बेटा फ्रांस। तो फ्रांस की क्रांति के बारे में बात हो रही है एंड रिवॉल्यूशन इज क्रांति। क्रांति का मतलब बेटा होता है क्या? सबसे पहले बेटा इस चैप्टर को समझने के लिए आपको तो वर्ड लिखा है द रिवॉल्यूशन, उसके बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि द चैप्टर का नाम बेटा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसमें बेटा मैं पढ़ा चुका हूँ कि फ्रेंच का मतलब होता है क्या बेटा फ्रांस की। ये फ्रांस की कहानी है या फ्रांस से ही लिंक रखती है। और फ्रांस है बेटा वो एक कंट्री है जो यूरोप के अंदर। बेटा मैं हर एक पॉइंट को 2 से 3 बार डिस्कस करूंगा ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए, क्योंकि बच्चा बेटा एक बहुत इंटेलिजेंट भी होता है और एक बच्चा बेटा एक मिडिल क्लास का भी होता है और एक बच्चा बिल्कुल लो भी होता है। तो हमें हर चीज को देख के समझ कर कि हर बंदे के पॉइंट से, हर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसको हर पॉइंट अच्छे से क्लियर हो बेटा। इसलिए हम आराम से चलेंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे ताकि आपको क्लैरिटी हो कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल इफेक्टिव हो। ठीक है बेटा, अब बेटा हम पढ़ते हैं रिवॉल्यूशन। सेकंड वर्ड इज रिवॉल्यूशन। व्हाट इज रिवॉल्यूशन? रिवॉल्यूशन का मतलब बेटा क्रांति। ठीक है, इन शॉर्ट हम बात करें, यहाँ पे 3 चीज है, 3 बेसिक चीजें हैं, वो बहुत जरूरी है। एक तो बेटा लोगों को इकट्ठा होना, मतलब कई लोगों ने बगावत कर दी, यहाँ पे लोग क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। जैसे आपको पता है बेटा हमारे इंडिया के अंदर एक तो बेटा हमारा हम कह सकते हैं जो हमारा इंडिया गेट है जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, एक बेटा जंतर मंतर, ठीक है, ये लाल किला मैदान। तो ये कुछ हम कह सकते हैं कुछ स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे लोग क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं और अपने खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं कि हम चाहते हैं क्या है, वो एक रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं, क्रांति लाना चाहते हैं, क्योंकि वो सरकार के जो रूल्स बने हुए हैं या उनसे वो अनसेटिस्फाइड है या उनसे कुछ नहीं है वो, तो कुछ पॉलिटिकल चेंज लाने के लिए। ठीक है बेटा, तो अगर हम बात करें दिस इज काइंड ऑफ एक्शन, ये तरह का एक्शन होता है जो टेकन, जो किया जाएगा बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है बेटा, फर्स्ट लाइन इज रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन इन सिंपली मींस दैट ए एक्शन, जो एक एक्शन होगा बेटा, कुछ हम कह सकते हैं कुछ एक्टिविटीज जो की जाएगी लोगों के द्वारा, काफी लोगों के द्वारा बड़े पैमाने पर की जाएगी एंड बाय द लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल ट्राइंग टू चेंज। और वो क्यों करते हैं कि जो भी हमारी गवर्नमेंट में, जो हमारी कंट्री के अंदर जो भी हमारे गवर्नमेंट में कुछ चेंजेस लाने के लिए, ठीक है जी, कि जो लगता है कि वो उनके फेवर में नहीं है, उनके लिए उनके पॉइंट से समाज को उनको बेनिफिट नहीं हो रहा या लोगों का शोषण हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो और कुछ पॉलिटिकल चेंज आए। अरे बेटा मैं इसका एग्जांपल दूंगा आपको, ठीक है, अभी एकदम बताता हूँ, रिसेंट एग्जाम्पल आपको शायद याद भी होगा। अभी पहले टॉपिक करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। एंड दिस इज स्पेशली अ वायलेंट एक्शन, मतलब ये क्या है, एक तरह का एक्शन है जो वायलेंट करता है कि नहीं हम उसको मानेंगे नहीं, ठीक है, ये हमारे खिलाफ है जी। या जैसे कई सारे आंदोलन हुए हमारे, आपको पता है हमारे इंडिया में ऑल ओवर हम बात करें, हमारे इंडिया में बहुत बड़ा इतिहास है, महात्मा गांधी ने बहुत सारे रिवॉल्ट करे। एक रिसेंट एग्जांपल बताता हूं बेटा, अन्ना हजारे का। आप लोगों ने देखा होगा कुछ टाइम पहले की बात आई थी, शायद 2-3 साल पहले की बात है, अन्ना हजारे ने जन लोकपाल बिल को पास करने के लिए रिवॉल्यूशन किया था, जहां पे उनके साथ अरविंद केजरीवाल जी मिले थे और उन्होंने रामलीला मैदान में क्या करता, जन लोकपाल बिल को पास करने के लिए एक प्रोटेस्ट किया था कि जन लोकपाल बिल पास होना चाहिए, और लोगों ने उनका समर्थन किया और लोग उनके साथ इकट्ठे हुए, रैलीज निकली और उसके बाद बेटा वो एक्शन लिया गया। ठीक है, और वो जो रिवॉल्यूशन था, जो हम कह सकते हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि जो भी रिवॉल्यूशन जो बात करते हैं, जो भी क्रांति होती है, जो भी इनका लोग कह सकते हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये चीज चाहिए या हमारी ये मांगे हैं, तो वो शॉर्ट टर्म में पूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि रिवॉल्यूशन चलता जा रहा है 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, उसको नहीं मानेंगे। शॉर्ट पीरियड में लोगों ने बगावत करी, लोग अनखुश थे, वो चाहते थे कि ये चीज हो
तो लोगों ने क्या करा, उस चीज को अप्लाई करवा दिया और सरकार ने अपने हाथ जोड़ दिए, घुटने टेक दिए और सरकार ने क्या करा, उन शर्तों को मान लिया। इज नोन एज रेवोल्यूशन। एंड चेंजेस कॉज इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और जो भी चेंजेस होंगे बेटा वो शॉर्ट पीरियड में होंगे। तो बेटा अगर इन शॉर्ट में अगर बात करूं तो रेवोल्यूशन में बेटा 3 पॉइंट्स हैं। रेवोल्यूशन को हम क्या करेंगे बेटा, 3 पॉइंट्स पर आप ऐड कर दोगे तो आपकी डेफिनेशन बेटा रेवोल्यूशन बन जाएगी। ठीक है, पीपल आर कलेक्ट टुगेदर, पहले बात क्या है, पीपल आर, ठीक है, दोनों का, लोगों का एक जगह पे इकट्ठा होना, पहली बात लोगों का एक जगह पे इकट्ठा होना। बेटा मैं आप इंग्लिश और हिंदी दोनों लेके चलूंगा ताकि आपको क्लैरिटी हो, आपको कोई तरह की दिक्कत ना हो, आपको हर कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हो, हर वर्ड के अंदर कि हाँ इस पे लिखना क्या है। ठीक है जी। उसके बाद बेटा कोई भी बड़ा पॉलिटिकल चेंज लाने के लिए रेवोल्यूशन क्यों किया जाता है, कोई भी सरकार के खिलाफ कोई पॉलिटिकल चेंज लाने के लिए, या एनी बिग पॉलिटिकल चेंज, कोई भी तरह का कोई बड़ा बिग पॉलिटिकल चेंज हो सकता है। एंड फाइनल चेंज का मानना, ठीक है, जो भी हम कह सकते हैं जो अडॉप्टेशन है वो है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि जो भी रेवोल्यूशन उन्होंने किया है, जो भी उनकी शर्तें हैं, उनकी मांगे हैं, वो शॉर्ट टर्म में बेटा पूरी हो जानी चाहिए, विद इन 5 डेज, 6 डेज, 10 डेज, 12 डेज, 15 डेज, अब ज्यादा नहीं कि 1 साल 2 साल, ठीक है, विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो वी कैन से दैट रेवोल्यूशन इज द कंपोनेंट ऑफ 3 एलिमेंट्स काइंड ऑफ 1 + 2 + 3। अगर बेटा हम तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, हमें डेफिनेशन मिल जाएगी रेवोल्यूशन की। ठीक है बेटा, क्रांति की। आई थिंक शायद लगता है बेटा आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने सारे पॉइंट लिख दिए आप लोगों को बहुत आसानी से समझाने के लिए, बहुत सिंपल तरीके से समझाने के लिए। इसी को कहते हैं बेटा फ्लो चार्ट, जहाँ पे मैंने आपको एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को सिंपल वे में समझाया, और जो मैं आपको बेटा फ्लो चार्ट बना के दूंगा उसकी सेम डेफिनेशन आपको बेटा नोट्स में मिलेगी। आप उस नोट्स को वहां से देखोगे तो आपको बिल्कुल कहते हैं ना मजा आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। आप बोलोगे हाँ यार सर ने कराया, सर ने पढ़ाया बहुत तरीके से, अच्छे से तरीके से पढ़ाया, जो सर का तरीका है वीआईपी तरीका, उसमें हम बिल्कुल हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, जल्दी से बेटा आप उसको लिख लो रेवोल्यूशन को, फिर उसके बेटा हम आगे बढ़ते हैं कि आगे इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। आइए बेटा जल्दी से बेटा इसको लिख लो आप लोग अपनी कॉपी के अंदर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, फ्रेंच रेवोल्यूशन को बेटा पढ़ने से पहले बेटा हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। इसमें मेन कौन कौन थे, हम बात करें बेटा यहाँ पे किंग के बारे में बात करेंगे। किंग थे लुईस 16, और बेटा यहाँ पे हम बात करेंगे कम्युनिटीज, जो उनकी हम कह सकते हैं जो वहाँ पे स्टेट्स थे वो कितने तरह में डिवाइड थे, लोग कितनी कैटेगरी के थे, और उनके क्या क्या ऑक्यूपेशन थे, वो क्या काम करते थे, वो क्या क्या प्रिविलेज अवेलेबल थी। फिर लोगों ने ना खुश होके जो थे वो लुईस फिलिप के अगेंस्ट क्या करा, प्रोटेस्ट किया, और उन्होंने उनका एक किला था बेटा, एक जेल थी, उस जेल पे अटैक किया, और वहाँ पे कई सारे कैदी वैदी थे बेटा, उनको कई सारे तो खैर नहीं थे बेटा, टोटल 7 कैदी थे, उनको निकाल दिया था वहाँ पे, और लोगों ने क्या करता उस पूरे किले को बेटा पूरा तोड़ दिया था, तहस नहस कर दिया था। तो बेटा ये पूरी स्टोरी इस तरह से है, उस तरह से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में, फ्लैशबैक में जाके देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है। तो बेटा हमें 2 चीज़ पढ़नी पड़ेगी। पहली बात जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे बेटा मोनार्ची था, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा मोनार्ची होता क्या है। ठीक है जी, जल्दी से बेटा फ्लोचार्ट बनाए आप मोनार्ची का। ठीक है, तो हेडिंग नाउ बेटा इसका आएगा फर्स्ट वी स्टडी, और हम बात करें फर्स्ट वी स्टडी द फ्लैशबैक। हम क्या करेंगे बेटा, फ्लैशबैक में जाएंगे। सबसे पहले बेटा हम फ्लैशबैक में जाएंगे, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बेटा पढ़ने बेटा 2 चीज पढ़नी है। एक तो बेटा हु इज किंग, किंग कौन था, हु इज किंग, किंग के बारे में पढ़ना है बेटा, जो थे बेटा लुईस 16। सबसे पहले हमें किंग के बारे में पढ़ना है। एंड द सेकंड पॉइंट इज सोसाइटी डिस्ट्रीब्यूशन, सोसाइटी डिस्ट्रीब्यूशन, सोसाइटी डिस्ट्रीब्यूशन, सोसाइटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा, सोसाइटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बेटा। इसका मतलब कह सकते हैं व्हाट वाज द सोसाइटी, इन शॉर्ट वी नोन एज व्हाट वाज द सोसाइटी, व्हाट वाज द सोसाइटी। सोसाइटी क्या थी, उस पे क्या क्या लोग थे। तो बेटा हम बात करते हैं ना फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, तो मोनार्ची थी। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं बेटा मोनार्ची का मतलब होता क्या है, उसके बेटा हम आगे पढ़ेंगे हु इज लुईस 16 बेटा, हु इज द किंग। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले को बेटा मोनार्ची का हम यहाँ पे छोटा सा एक फ्लोचार्ट बनाएंगे। देखो बेटा यहाँ पे मोनार्ची, मैं बेटा यहाँ लिख रहा हूँ आपको, देखो मोनार्ची। This is the form of government. This is the form of
गवर्नमेंट विद मोनार्च इज द हेड। अब बेटा मोनार्ची को अगर हम सिंपल हम कहते हैं बेटा साम्राज्य, ठीक है बेटा, साम्राज्य एंड द मोनार्च इज नोन एज सम्राट। ठीक है बेटा, यहाँ पे नया वर्ड और है मोनार्ची, जल्दी से आप देखो मोनार्च का मतलब होता है क्या बेटा। दिस इज काइंड ऑफ नरेश और बेटा सम्राट। Especially a king, queen or a emperor। देखो बेटा, सबसे पहले बेटा मैंने आपको पढ़ाया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे, उस टाइम पे बेटा जो बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, उस टाइम बेटा मोनार्ची थी। व्हाट इज मोनार्ची? मोनार्ची होता क्या है बेटा, पढ़ते हैं। मोनार्ची सिंपली मतलब साम्राज्य, मतलब साम्राज्य क्या है, वहाँ पे जो लोग थे, जहाँ पे किंग सिस्टम था, वहाँ पे जो साम्राज्य था, वहाँ पे जो लोग थे, हम कह सकते हैं जो सिस्टम था वहाँ पे, वो प्रॉपर्ली क्या था, एक किंग के द्वारा। तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये तरह की गवर्नमेंट होती है। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है ना, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लोगों के द्वारा इलेक्शन होता है और इलेक्शन करके हम पीएम को निकालते हैं, पीएम को चुनते हैं और वो फिर हमारे पॉइंट पे रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे बेटा हम बात करें फ्रांस में जो था, वहाँ पे बेटा मोनार्ची था, वहाँ पे क्या था, किंग, मतलब जो किंग होगा बेटा गद्दी पे बैठेगा, उसके बाद बेटा वो मर जाएगा तो उसका बेटा बैठेगा। तो ये सिस्टम फॉलो होता रहता है बेटा। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद दी मोनार्च दी हेड। अगर हम बात करें बेटा तो मोनार्ची क्या था, साम्राज्य क्या था, जो सम्राट, मतलब हम कह सकते हैं जो उस गद्दी का मेन सम्राट होगा, मेन हेड होगा, वो उस गद्दी पे बैठेगा और वो क्या करेगा, पूरे सिस्टम को चलाएगा, वहाँ के लोगों को मैनेज करेगा, उसके अकॉर्डिंग सारा काम किया जाएगा। अगर वो कहेगा कि सब कुछ करना है, मतलब जो भी एक्टिविटीज होगी उसी के द्वारा ही चलाई जाएगी। जैसे आपको पता होगा, जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं जो हमारा मुगल एम्पायर था, हम बात करें जो हमारे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब कुछ बेटा उस टाइम पे यही इसी सिस्टम को फॉलो करते आ रहे थे। नेक्स्ट बेटा पार्ट में पढ़ते हैं व्हाट इज मोनार्च। यहाँ पे लिखा बेटा मोनार्च, मोनार्च होता है बेटा, उसका क्या बेटा नरेश, नरेश का मतलब है सम्राट, मतलब जो हेड होगा, जो हेड होगा। ठीक है, तो दिस इज काइंड ऑफ हेड ऑफ द स्टेट, जो स्टेट का हेड हो बेटा। ठीक है, या स्पेशली कौन हो सकता है, या तो बेटा वो किंग हो सकता है, या बेटा वो किंग हो सकता है, ठीक है, क्वीन हो सकती है, या बेटा एम्पायर हो सकता है। ठीक है बेटा, पूरा पूरा एम्पायर भी हो सकता है वहाँ पे, या कोई किंग या क्वीन हो सकती है बेटा, जो वहाँ पे क्या करेंगे, उस सरकार को, जो लोग होंगे उनको पूरे को चलाएंगे बेटा। तो जल्दी से बेटा इसको लिख लो आप लोग। फिर बेटा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हु इज किंग, किंग कौन है हमारा। उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे सोसाइटी डिस्ट्रीब्यूशन। जल्दी से बेटा इसको लिख लो। फिर हम किंग के बारे में पढ़ते हैं, लुईस 16 के बारे में बेटा, उसका फ्लोचार्ट बनाएंगे और सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे कि लुईस फिलिप्स के बारे में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है बेटा। जल्दी से इसको लिखो बेटा आप लोग। देखो बेटा ये लुईस 16 का फ्लोचार्ट है बेटा, इसमें कई सारे पॉइंट्स है, आपको क्लियर हो जाएंगे। तो हु इज लुईस 16 बेटा, अगर हम बात करें यहाँ पे ये कहानी है बेटा, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की लुईस 16 के ऊपर बेस्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, इस चैप्टर का हम कह सकते हैं बहुत बड़ा किरदार है, जहाँ पे मतलब कह सकते हैं इस पे पूरी मूवी बेस्ड है, या ये पूरी जो आपकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो कहानी है पूरी बेस्ड है। तो लुईस 16 कौन थे, पहली बार हम बात करते हैं। तो बेटा लुईस 16 कौन थे बेटा, लास्ट किंग थे। ठीक है, किसके थे, लास्ट किंग थे बेटा फ्रांस के। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा था ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन है और फ्रांस की कहानी की बात हो रही है, और फ्रांस क्या बेटा एक यूरोप की कंट्री है बेटा, उसके बारे में बात हो रही है। तो लास्ट किंग कौन थे बेटा, वो लुईस 16 थे, क्योंकि जब ये रिवॉल्ट हुआ, जब लोगों ने बगावत करी, ठीक है, तो बगावत करने के बाद ये लोगों वहाँ पे मोनार्ची सिस्टम हट गया, वहाँ पे हम कह सकते हैं वहाँ पे पूरी तरह से हम कहते हैं डेमोक्रेटिक कंडीशन वहाँ पे लगी थी, और वहाँ पे इलेक्शन होने का जो सिस्टम था वो होना हुआ स्टार्ट हो गया।
तो मोनार्ची सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये लास्ट किंग थे, मतलब इनके पास कोई वहां पे गद्दी पे नहीं बैठा। तो बेटा ये लुईस 16 है, इनका बेटा था लुईस 17, ठीक है बेटा, लुईस 17 इनके बेटे हुए, पर लेकिन वो किंग नहीं बने क्योंकि वहां पे सिस्टम हट चुका था, पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया था लोगों ने बगावत करके। तो ही इज बिफोर द फॉल, मतलब मोनार्ची सिस्टम फॉल हुआ, ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये उनके क्या थे, लास्ट किंग थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 7069 में इसके फादर की डेथ हो गई थी, 7069 में इनके फादर की डेथ हो गई थी। उनके फादर का नाम था लुईस, क्या नाम था इनके फादर का नाम, लुईस था, ठीक है। एंड इट इज आल्सो नोन एज द डॉफिन ऑफ फ्रांस, इसको इस नाम से भी इनको जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करें लुईस 16 के बारे में, लुईस 16 का बॉर्न कब हुआ। खैर वैसे अगर आपकी एनसीईआरटी की बुक में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो उसके बॉर्न की बात नहीं हुई है, जन्म मरण के बारे में बात बताया नहीं गई है, बस यही बताया गया इसका राज्याभिषेक हुआ। तो उनका जन्म जो था बेटा वो हुआ था 23 अगस्त 1754 को उनका जन्म हुआ था। और उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो था बेटा द प्लेस ऑफ वर्सिलेस, ये बेटा उनका किला था। अगर हम बात करें कि राजमहल था जो लुईस 16 को हम कह सकते हैं विरासत में मिला था, जो उनकी प्रॉपर्टी थी, ये काफी बड़ा महल था जिसमें उनके जहाँ पे वो रहते थे या जो भी तरह की सुविधाएं वो यूज करते थे उसके बारे में अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे इसके बारे में। जो वर्सिलेस जो इनका जो था वहाँ पे नौकर चाकर गाड़ी दौलत धन दौलत सब कुछ, मतलब काफी बड़ा था जैसे हम कह सकते हैं हमारे इंडिया में। और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा थी, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। पर लेकिन 70-74 में देखो बेटा 70-54 और बेटा 74, यहाँ पर कितना गैप है बेटा, ओनली 20 इयर्स है ना बेटा। मैंने यहाँ पे पॉइंट ओनली एट द एज ऑफ 20 इयर्स, मैंने यहाँ पे पॉइंट क्यों आया बेटा, ये इससे लिखा है, ये सब चीज आपको बताने के लिए कि आपको हर चीज की कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो। तो बेटा 23 अगस्त 70-54 को उनका जन्म हुआ और 70-74 को, ठीक है, उनका हम कह सकते हैं राज्याभिषेक हुआ और उनको वहां पे फ्रांस का किंग बना दिया गया, ठीक है जी। और उस टाइम पे से उनकी उम्र कितनी थी बेटा, 20 साल, ठीक है। एंड एक बात हो रहा है बेटा, उसका मतलब है वो फैमिली, वो बर्बन फैमिली का था बेटा। बर्बन के क्या इस टाइम बिस्किट आते हैं पर लेकिन ये वो बर्बन नहीं है, ठीक है। तो ये बर्बन फैमिली का से लिंक था इसका, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड था ये बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। और 70-74 में हम कह सकते हैं उसको थ्रोन पे, उसको गद्दी बिठाया गया, कहाँ पे बेटा, फ्रांस की गद्दी में बिठाया गया और उसका राज्याभिषेक किया गया कि अब आप यहाँ पे कौन हो, राजा हो और आप अपने हिसाब से मोनार्ची को चलाओ, जो सरकार जो चलाते आ रहे हैं ये अपने हिसाब से उस हिसाब से। तो बेटा ये सिर्फ ओनली 20 साल का था। उसके बाद जब बेटा एंड ही इज मैरिड, उसकी शादी किससे हुई बेटा, उसकी शादी बेटा एक प्रिंसेस थी, ठीक है, ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रेलिया नॉट ए ऑस्ट्रेलिया, दिस इज अ काइंड ऑफ ए ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की प्रिंस थी, उसका नाम था बेटा मैरिया एंटोनी, ठीक है। तो मैरिया एंटोनी से इनका विवाह हुआ और इनका एक बेटा हुआ, हम कह सकते हैं बेटा लुईस 17, जिसके बारे में जिक्र नहीं हुआ है पर मैं आपको बता रहा हूँ वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए, आपकी जानकारी के लिए बेटा। फिर हम बात करते हैं जब इसको असैसिनेशन, जब इसको बैठाया गया राज्याभिषेक पे, इसको किंग बनाया गया और ये नए किंग बने। ऑन द असैसिनेशन द न्यू किंग कौन है बेटा, लुईस 16 फाउंड, क्या फाउंड, उसने क्या पाया कि उसका खजाना जो है ट्रेजरी, जो हम कह सकते हैं जो उसके पास जो उसको विरासत में जो पैसा मिलना था वो पूरी तरह से खत्म था, मतलब कंगाल था, उसके पास पैसा नहीं था। अब वो एक तो जब हमें देखा जाए तो बेटा ऑब्वियसली बात है, दिस इज वेरी बिग प्रॉब्लम। और ये लुईस 16 के लिए हम बात करें बहुत बड़ी समस्या थी। कैसी समस्या थी, देखो अगर हम बात करते हैं जो इसकी बर्बादी का जो कारण था, ये बर्बादी कैसे हुई, हम ये कह सकते हैं इसकी वाइफ की शादी हुई और उसके पास की बर्बादी होनी स्टार्ट हुई। इसकी वाइफ बेटा एक प्रिंसेस थी, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं प्रिंसेस का मतलब क्या है, एक हम कहते हैं महारानी थी, तो इसके खर्चे फिजूल खर्चे इसके बहुत ज्यादा थे, ये काफी ज्यादा पैसा क्या करती, खर्च करती थी, जिससे क्या होता है कि जो उसका ट्रेजरी था, जो उसका आगे था, उसका बहुत सारा मतलब पैसा खर्च होता रहा।
तो इसका जो ट्रेजरी था उसने पाया कि बहुत बहुत कम है या बिल्कुल कंगाल था, खत्म था। तो उसको बड़ी दिक्कत हुई, यार मैं गद्दी पे बैठ तो गया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, अब मेरे पास मतलब जो मेरे को विरासत में पैसा मिलना था वो तो मेरे पास है नहीं है, अब मेरे को किसका पैसा कितना देना है, कर्जा देना है, किसी को लोन देना है, ये जो मेरा वर्सिलेज विलेज है जो उसको विरासत में उसको जो किला मिला है उसके मेंटेनेंस का, स्टाफ की सैलरी, ये सब कुछ तो थोड़ा टेंस था। ठीक है बेटा, तो हम बताएंगे बेटा, अभी डिस्कस करेंगे कि क्या कारण था। ये क्वेश्चन बेटा 5 पॉइंट से बेटा आपके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में आएंगे कि क्यों ट्रेजरी के खाली होने के क्या कारण थे। जिसमें जब लुई 16 गद्दी पे बैठा तो उसने पाया कि उसका ट्रेजरी अकाउंट जो था बिल्कुल खाली था। उसके 5 कारण, उसके 5 मेन पॉइंट लिखो जो बेटा आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, पेज नंबर 2 पे लिखा हुआ है। तो बेटा आइए जल्दी से इसको लिख लो, आप लोग इसको बना लो उसका फ्लो चार्ट को। उसके बेटा हम पढ़ेंगे ट्रेजरी के एम्प्टी होने के बेटा 5 कारण। जल्दी से लिखो बेटा ये इसको। देखो बेटा, अभी जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, डिस्कवर करते हैं बेटा। तो उसमें था ट्रेजरी। जब लुईस फिलिप कैसे लुई 16 बेटा जब आजाद हुआ, उसको राज्याभिषेक हो गया, जब वो किंग बनाया गया तो उसने देखा कि मेरा ट्रेजरी एम्प्टी है। तो उसके बेटा टोटल 5 पॉइंट्स हैं, जो 5 कारण है जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है पेज नंबर 2 पे। तो बेटा आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको 3 पॉइंट दिखा रहा हूं। द फर्स्ट पॉइंट इज वॉर, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज प्लेस ऑफ वर्सिलेस, देन द थर्ड इज 13 अमेरिकन कॉलोनीज। पहला पॉइंट है बेटा वॉर। ये कह रहे हैं ब्रिटिश सरकार मतलब जो फ्रेंच के किंग्स थे। तो इसमें हम देखा गया है कि जो मतलब रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग यही शो हो रहा है कि जो फ्रांस के किंग थे मोस्टली कहते हैं वॉर में इन्वॉल्व थे। तो जब वॉर होती है तो ऑब्वियसली बात है काफी पैसा खर्च होता है, क्योंकि लड़ाइयों में हथियार घोड़े खरीदने हैं, आप बंदूकें खरीदने हैं, आपसी मतलब जो भी सैनिकों को खाने पीने का सामान हो गया, ये सब कुछ वॉर 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन, 1-1 साल, 2 साल चलती है। तो उसमें मेंटेनेंस आती है। तो जिससे क्या था कि उनका जो ट्रेजरी था वो लगभग खत्म होता जाता। तो द मोस्ट ऑफ द फ्रांस किंग, जो हम कह रहे हैं, हम बात करें जो फ्रांस के किंग थे वो किसमें इन्वॉल्व थे बेटा, वो वॉर में इन्वॉल्व थे, जिस कारण से उनका जो हम कह सकते हैं ट्रेजरी था वो एम्प्टी होता जा रहा था। एंड द लॉन्ग ईयर वॉर, और कई दिनों तक चलने वाली, कई दिनों तक, कई सालों तक चलने वाली लड़ाइयों से एक ही होता था कि फाइनेंशियल ड्रेन का मतलब सूखा पड़ जाना, मतलब उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे फ्रांस के वो पूरी तरह से सूख चुके थे और उनके पास पैसा नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा द प्लेस ऑफ वर्सिलेस। मैंने आपको पढ़ाया था बेटा कि लुई 16 जब वो राज्याभिषेक हुआ, जब वो किंग बनाए गए तो उनको विरासत में एक महल मिला था, जो उनका महल था जहाँ पे उनका जन्म भी हुआ था, और जो हम कह सकते हैं काफी बड़ा महल था, और जिसका मेंटेनेंस हम कह सकते हैं उनको अपनी शान शौकत बचाने के लिए खूब सारा पैसा खर्च करना पड़ता था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम बात करते हैं हमारे इंडिया का पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट में जो हम कह सकते हैं जहाँ हमारे राष्ट्रपति रहते हैं, कितना बड़ा महल है ना, कितना बड़ा पार्लियामेंट है, वहाँ पे आपको हर तरह की सुविधाएं मिलेगी, आपको हर चीज मिलेगी, हर चीज हम कह सकते हैं जो आपको चीज चाहिए वो मिलेगी, क्योंकि प्रधान राष्ट्रपति को अगर कोई चीज चाहिए तो उसकी मेंटेनेंस, पर राष्ट्रपति अगर देखा जाए तो कभी कभार ही आते होंगे, तो यानी कि हर टाइम वही रहते हैं। तो इसका मतलब हम बात करें तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, बहुत ज्यादा है। साफ सफाई होगी, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको पैसा, और डिफेंस के पॉइंट, सिक्योरिटी के पॉइंट से जो फौज लगी हुई है उनका पैसा, और जो मेंटेनेंस है कार वार जो की खड़ी है, तो हम कह सकते हैं इनका जो मेंटेनेंस था बहुत ज्यादा था। किसका, द प्लेस ऑफ वर्सिलेस, द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ऑफ द एक्स्ट्रावेगेंट फूड, ठीक है ना, शान शौकत को बचाने के लिए, रखने के लिए कि हमारे पास ये चीज है, ठीक है, कहते हैं जैसे ऑडी जैगवार लेना आसान है, ठीक है, पर इसका मेंटेनेंस करना उतना मुश्किल है। सेम उसी तरह से हम बात करें तो जो विलेज था उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या थी, बहुत जाती, एंड दिस प्लेस इज वेरी बिग इन साइज। और ये जो प्लेस था ना, कोई छोटा मोटा नहीं था, ये काफी बड़ा था, काफी बड़ा, काफी बड़े एकड़ में था, जिसके अंदर बगान भी थे, हम कह सकते हैं हर तरह की सुविधाएं अवेलेबल थी, तो जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, जिसका ना चाहकर भी उनको पैसा खर्च करना पड़ता था, जिससे उनके फाइनेंशियल जो कह सकते हैं जो खजाना था वो वहीं पे खर्च हो रहा था। थर्ड पॉइंट है बेटा, थर्ड पॉइंट इज 13 अमेरिकन कॉलोनीज। ये कह रहे हैं कि फ्रांस ने क्या करता है, हेल्प की थी, किसको हेल्प की थी, ठीक है, 13 कॉलोनीज को, किसको, आजाद कराने में। तो द फ्रांस ने हेल्प की थी 13 अमेरिकन कॉलोनीज को,
बचाने में, उनको इंडिपेंडेंट बनाने में, ठीक है, किससे, ब्रिटेन से हम कह सकते हैं पूरी तरह से आजादी दिलाने के लिए। अगर देखा जाए तो फ्रांस और ब्रिटेन में अगर ऐसा बात करें जो कॉलोनी थी, अमेरिकन कॉलोनीज थी, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं था, कुछ ऐसे फ्रेंड्स नहीं थे जैसे भारत और अमेरिका दोस्त हैं, पर लेकिन वो ये शो करना चाहते थे कि हाँ मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं किसी को आजाद कर सकता हूँ, मैं किसी की भी हेल्प कर सकता हूँ। इसी तरह से शान शौकत के हम कह सकते हैं बनाए रखने के लिए उसने उसकी हेल्प की थी, जिसमें उनका काफी सारा पैसा खर्च हुआ था एंड जिसपे भी काफी सारा उनका पैसा इनकर्ड हुआ था उन लोगों को आजाद कराने में 13 कॉलोनीज को। एंड व्हाई द फ्रांस हेल्प, क्यों किया था, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी को, मतलब हम बात करें जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज हैं, ठीक है, उनको आजाद कराने में ऐसा क्यों किया था फ्रांस ने। दिस इज ओनली वांट टू इन्फ्लुएंस, वो लोगों के पर सिर्फ एक छाप छोड़ना चाहता था कि फ्रांस जो है एक बहुत पावरफुल कंट्री है और वो किसी की भी हेल्प कर सकता है, किसी की मदद कर सकता है, अपने हम कह सकते हैं अपनी ईगो के हिसाब से अपने इमेज को बढ़ाने के लिए उसने हेल्प की थी, जिससे उसका कई सारा पैसा जो था उनको आजाद कराने में लग गया था बेटा। एंड ड्यू टू दिस वॉर से क्या हुआ था, डेट, हम कह सकते हैं 10 लाख बिलियन रुपीस का, ठीक है, उनके ऊपर कर्जा हो गया था, क्योंकि उन लोगों ने पैसा लिया था, लोगों से पैसा लिया था एंड जिन लोगों से उन्होंने पैसा लिया था वो डिमांड कर रहे थे कि अब आपको हमें 10% इंटरेस्ट की फॉर्म में पैसा देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। एंड ऑलरेडी उनके पास पहले ही 2 मिलियन लीवीज का हम कह सकते हैं पहले ही उनके पास कर्जा था, ठीक है जी, जो उन्होंने ले रखा था एंड लार्ज अमाउंट ऑफ, और इसमें क्या था मोस्टली जितना भी उनके पास इनकम आती थी, उनका बजट का हम बात करें जो लुई 16 के पास जो पैसा आता था उसमें से हम कह सकते हैं मोस्टली काफी बड़ा पोर्शन 60 से 70% जो अमाउंट था वो लोन में चला था, क्योंकि जो लोन ले रखा, कर्जा ले रखा है, उन कर्जों को देने में जो लोगों को पैसा ले रखा वो डिमांड करते रहे कि भाई हमें 10% इंटरेस्ट चाहिए, और लुई 16 को उनको देना पड़ता था क्योंकि मजबूरी थी, उनसे लोन लिया था और उसके पास इतना पैसा था नहीं कि वो उस लोन अमाउंट को दे सके। तो एक काफी अच्छी परसेंटेज का हम कह सकते हैं बड़ा अमाउंट जो था वो इंटरेस्ट की फॉर्म में उनको देना पड़ता था, तो जिससे उनकी इनकम ऑलरेडी और भी ज्यादा कम हो गई थी बेटा, ठीक है। तो बेटा ये 3 पॉइंट्स है हमारे, वॉर, प्लेस ऑफ वर्सिलेस एंड 13 अमेरिकन कॉलोनीज। जल्दी से बेटा इसको लिखो 3 पॉइंट्स को, बाकी बेटा 2 पॉइंट्स और रह गए उसको भी बेटा कवर करते हैं, जल्दी से लिखो बेटा इसको आप लोग। देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट इज लोन, ठीक है, तो लेंडर जिन लोगों को हम कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार ने आप फ्रांस गवर्नमेंट ने जिनसे लोन ले रखा था, उन लोगों लोग क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे एंड दे गिव लेंडर गिव द स्टेट क्रेडिट, जिन्होंने मतलब लोन दिया था, कर्ज दिया था, किनको दिया था, आप कह सकते हैं फ्रांस को लोन दिया था, जिनको इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो वो लोग क्या करते थे, वो 10% क्या कर रहे, डिमांड कर रहे थे कि हम वो चार्ज करते हैं कि 10% इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद बेटा अदर फैक्टर्स कुछ और भी हैं जो ये शो करते हैं कि उसका कई सारा पैसा जो था वो खर्च होता है, जिस कारण से उसका ट्रेजरी जो अकाउंट था वो पूरा का पूरा कंगाल होता हुआ खत्म होता जा रहा था। पहला पॉइंट है बेटा मेंटेनेंस, ये क्या है, जो उसके पास आर्मी थी, जो उसके कोर्ट थे, ठीक है, जहाँ पे वो मीटिंग्स करते थे, तो उनकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा थी, उनको अपने जो हम कह सकते हैं आर्मी के वर्कर्स, उनको ट्रेनिंग के लिए, गोला बारूद ट्रेनिंग के लिए कई सारा पैसा खर्च करना पड़ता, उनको खाना पीना देना पड़ता था, उनके रख रखाव के लिए सारा मेंटेनेंस था एंड कोर्ट में भी मेंटेनेंस था, जो जजेस थे उनके सारी शान शौकत मेंटेन करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, जिस तरह की हम कह सकते हैं जो जजेस को प्रिविलेज दी जाती है, बेनिफिट दिए जाते हैं उन सबके लिए। एंड गवर्नमेंट के जो मेंटेनेंस ऑफिस थे, जो सरकारी संस्थाएं थी जो गवर्नमेंट की थी, उनको भी है, उनके जो मेंटेनेंस खर्चे थे उसमें भी, एंड जो भी उन्होंने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस खोल रखे थे बेटा, और उन लोगों पे भी हम कह सकते हैं लुई 16 का बहुत सारा कर्जा था, तो जो पैसा था वो खर्च करना पड़ता था। तो अगर हम बात करें इन शॉर्ट बेटा, तो हमारे पास मैंने आपको 2 पॉइंट्स और कवर कर दिए हैं एंड दैट अगर हम बात करें तो बेटा टोटल हम कह सकते हैं टोटल 5 पॉइंट्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं बेटा, ये सारे वही हैं बेटा, वॉर, प्लेस ऑफ वर्सिलेस, 13 अमेरिकन कंट्रीज की हेल्प की थी, लोन एंड अदर फैक्टर्स। तो बेटा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों जब लुई 16 हम कह सकते हैं किंग बने, तो उसने देखा कि मेरा जो अकाउंट था, जो ट्रेजरी था, वो पूरी तरह से कंगाल था, सूखा पड़ा था, उसमें बहुत कम पैसा था, उसका ऐसा क्यों था, उसके 5 कारण क्या थे। तो बेटा ये सारे के सारे आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 2 पे, एनसीईआरटी द पेज नंबर 2 पे बेटा ये सारे के सारे पॉइंट्स बेटा आपके वहां पे लिखे हुए हैं
और उसको आप वहां से देख सकते हो और आपको क्लैरिटी हो जाएगी। एक एक पॉइंट बेटा मैंने वहीं से लिया है समझाने के लिए, ताकि आपको टू द पॉइंट जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है बिल्कुल एग्जैक्ट बुक के अकॉर्डिंग दी जाए, ताकि आपको डाउट ना हो बेटा। जल्दी से बेटा इसको लिखो, आप लोग बनाओ, फिर आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अभी इस वीडियो में बेटा इतना ही करेंगे क्योंकि वीडियो का साइज काफी बड़ा हो गया है। तो बेटा आज जो इस वीडियो में बेटा मैंने आपको पढ़ाया वो इंट्रोडक्शन पढ़ाया था कि टोटल आपकी 4 बुक्स हैं, उनके चैप्टर्स के नाम बताया था आपको मैंने। उसके बाद बेटा मैंने आपको पढ़ाया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर जो हमने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर सिर्फ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या था, ठीक है, एंड मोनार्ची का मतलब क्या था। एंड बेटा उसमें मैंने आपको टॉपिक पढ़ा था, नेक्स्ट टॉपिक इस लुई 16 के बारे में कि हु इज लुई 16 और जिसके ऊपर पूरा चैप्टर हमारा बेस्ड है। उसके बेटा मैंने सेकंड पॉइंट जो कवर किया है वो था बेटा आपका कि उसका ट्रेजरी अकाउंट जब वो राजाभिषेक हुआ, जब किंग बना, तो उसका अकाउंट जो था बिल्कुल ट्रेजरी को सूखा पड़ना। उसके 5 कारण थे बेटा, ये मैंने 5 टॉपिक्स थे बेटा जो डिस्कवर कर दिए, आपको दिखा दिए, समझा दिया आपको। तो बेटा आज के लिए इतना ही है, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी बेटा उसमें हम पढ़ेंगे कॉलोनीज के बारे में और फेस सस्पेंसर क्राइसिस के बारे में, और उसके आगे की जो समरी होगी बेटा वो आगे बढ़ते रहेंगे बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और आपको कोई भी अगर डाउट हो तो बेटा मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हैं क्लास के बाद, जैसे भी अगर आपको लगेगा मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको एक बार, वैसे आपको 99.99999% डाउट नहीं होगा बेटा, 0.001% की शायद ही पॉसिबिलिटी होगी आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने तरफ से पूरा 100% दिया है कि आपको मैं हर चीज जो है बिल्कुल क्लियर तरीके से समझा सकूं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच बेटा, बाय एवरीवन, सी यू नेक्स्ट क्लास।